उठा है हिंदू हृदय में, जाग उठा है हिंदू हृदय में, विश्व विजय विश्वास, विश्व विजय विश्वास। करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। हिंदवी स्वराज्य की अधोगति भाई अब तो पराकाष्ठा हो गई थी, क्योंकि सामान्य अगर तौर पे हम विश्लेषण करें तो छत्रपति शिवराय के जो पोते हैं आज उनको ये डकैत उद्दंड ये बदमाश जो भी स्वराज्य में उत्पात मचा रहे थे उनका बंदोबस्त करने के लिए सड़क पे आना पड़ा। हिंदवी स्वराज्य स्थापक छत्रपति शिवराय के पोते को सड़क पे आना पड़ा। ये तो आने वाले तूफान की झलक भी नहीं थी, क्योंकि आने वाला तूफान इससे बड़ा था। वहाँ पे ये सब परिस्थितियाँ स्वराज्य की देख के वो हैदराबाद का जो भेड़िया अपने योग्य समय की प्रतीक्षा कर रहा था और उसको अनपेक्षित साथ मिला किसका, हमारे ही चंद्रसेन जाधव का। वास्तविक रीत्या मित्रों चंद्रसेन ने अपना पूरा बल ये कमज़ोर राजसभाई और उसका जो लड़का था संभाजी उनके पीछे लगाया था। ये उसका बिल्कुल गलत निर्णय था। शाहू महाराज के पीछे तो अब बहुतांश जितने भी सरदार थे वो तो आ गए थे, बचे कुचे जो थे तो कुछ ताराबाई से मिले, लेकिन ताराबाई के साथ एक बलाढ्य नाम भी जुड़ गया सरदार में। उसका नाम था कान्होजी आंग्रे। अब राजसभाई का मैंने कल ही बता दिया कि इन तिकड़म में सबसे कमज़ोर कड़ी थी राजसभाई। अब इस भोसले खानदान के सत्ता संघर्ष में सबसे कमज़ोर कड़ी राजसभाई की थी। फिर भी चंद्रसेन जाधव ने उसका साथ निभाया। शायद मुझे लगता है मित्रों कि शाहू महाराज से मत्सर और बालाजी से द्वेष करते 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 ये चंद्रसेन की मानो मति भ्रष्ट हो गई थी। ये चंद्रसेन के ही सरीका पराक्रमी बलाढ्य सरदार को ये हमारे हिंदवी स्वराज्य वाले इतने प्रकांड पंडित थे। 15 साल से वो लगातार उसके साथ झगड़ा कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, लेकिन 15 सालों में चंद्रसेन यादव जैसे अहंकारी को ये मना नहीं पाई। ये दुर्भाग्य है अपने स्वराज्य का। वहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया निजाम बना वो निजामुल मुल्क, वो तो तैयार गढ़ी था।
पिछले 40 साल से वो मुगलों के सत्ता के प्रभामंडल पे सबसे ऊपर था और बहुत 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 बुद्धिमान था। हैदराबाद में आके उसने स्वतंत्र अपने आप को निजाम घोषित किया था। आपको पता है, मैंने बताया है। वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था, दोनों हाथ से दोनों बाहें पसार के उसने चंद्रसेन का स्वागत किया। अब जिससे मराठाओं का जबरदस्त नुकसान हुआ। भारतवर्ष से आप ये मान के चलो कि मराठा जैसे गायब हो गए। ताराबाई शाहू और ये राजेशबाई संभाजी, ये अंदरूनी लड़ाई में मराठाओं का, जैसे मैंने कल कहा था, वो 3 फाड़ हो गए, 3 फाड़। लेकिन मित्रों, 1707 तक समुंदर में मराठाओं ने अपना लोहा मनवा के मराठा पूरी ताकत से समुंदर में खड़े थे। और ये जो घाटों के ऊपर पश्चिम महाराष्ट्र में जो चल रहा था ना, इसके बावजूद पूरी ताकत से खड़े थे। अपनी दिव्य दृष्टि और दूरदर्शिता के चलते छत्रपति शिवराय ने जो नौसेना स्थापित की थी, उसकी कमान उन्होंने अपने साथीदार को दी, कान्होजी आंग्रे के हाथ में सौंप दी थी। कान्होजी ने मात्र कुछ साल में अपना लोहा समुंदर में मनवाया था। जैसे मैंने कहा, कान्होजी ने तो ताराबाई का पक्ष उठाया था, जो मुझे भी धर्म संगत, नीति संगत लगता है। लेकिन इससे हुआ यूं कि शाहू महाराज और आंग्रे, इन दोनों के संबंधों में खटास आ गई। वो तो इस बार कुछ साल के बाद बालाजी विश्वनाथ की जो कूटनीति थी, उसकी होशियारी थी और उनके दोनों के आपसी जो संबंध थे, इसी वजह से बालाजी विश्वनाथ ने संबंधों को इतना टूटने नहीं दिया कि जोड़ ना सके। फिर कान्होजी के जो पुत्र थे, कान्होजी के पोते थे, वो आगे चल के फिर स्वराज्य में लौटे हैं। लेकिन मित्रों, ये गंगा जमुना तहजीब वाली की सोच रखने वाले जो शाहू थे हमारे, ये तो नेमस्त स्वभाव के थे, मैंने बताया। लेकिन ऐसे शाहू महाराज को कान्होजी आंग्रे से दूरी सबसे बड़ा झटका था। चंद्रसेन के निजाम से साठगांठ करने से भी ज्यादा बड़ा आघात ये घटना थी कि कान्होजी आंग्रे शाहू महाराज से दूर हो गए। इसलिए मैंने कल कहा था कि एक सोच के चलते आप आपका विश्व तबाह कर सकते हैं। एक सोच, चाहे आपका फल लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्य चाणक्य जब मगध से तक्षशिला पहुंचा तो क्या था उसके पास? क्या बचा था? कुछ? बस उसके विचार और उसके बुद्धिमत्ता, ये दोनों ही बचे थे। मित्रों, ये 1707 से 1740 तक का जब हम इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो कान्होजी आंग्रे के बारे में सोचना, उसकी जानकारी देना अत्यावश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है पूरे आंग्रे परिवार में समुंदर में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो थोड़ा सा चलते हैं हमारे आंग्रे के बारे में। नौसेना प्रमुख कान्होजी आंग्रे बेसिकली थे कोली समाज का एक अग्रणी घराना था। आंग्रे घराना प्राचीन काल से चोल नामक एक प्रसिद्ध बंदर हुआ करता था। यहीं एक किले का निर्माण अपनी आरमारी शक्ति बढ़ाने के लिए छत्रपति शिवराय ने चालू करवाया 1.5 साल पहले। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मात्र 50 की उम्र में 1.5 साल में छत्रपति शिवराय का निधन हुआ और उसी साल दिवंगत होने से पहले ही 1680 में अलीबाग के किले का काम उन्होंने पूरा किया। और जैसे मैंने कहा, कान्होजी आंग्रे, जिनका सरनेम आंग्रे नहीं था, सकपाल था।
कान्होजी सकपाल को महाराज ने सारा कुलाबा सूबे का प्रमुख बनाया था। प्राचीन नाम था अष्टगर। अष्टगर यानी 8 गांवों का समुदाय, यानी 8 गांव में जो रहता है उस समाज को अष्टगर कहते हैं। और यही अष्टगर का बाद में आगे चल के आंग्रे हुआ। और वैसे ये आप याद रखो कि सरनेम तो सकपाल था, सकपाल। अब हिंदी में ळ नहीं है तो ल हम कहेंगे, सकपाल। कोंकण में मुंबई से 200 किलोमीटर दूर एक किला है हरणे गांव में, जो तकरीबन 1200 साल पुराना है। उसी के बगल में आंगरवाड़ी का ये कान्होजी सकपाल आंग्रे, वहां उनका गांव था। ये हरणे बंदर से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। कान्होजी के दादा सखोजी, पिता तुकोजी, ये दोनों महाराज के आरमार में ही थे पहले से। महाराज ने जब जहाज बांधना शुरू किया तब से ये दोनों महाराज के साथ ही थे। मित्रों, हमारे पुस्तकों में लिखा है, जो भी मैंने 2-4 लेखकों का पढ़ा है, उन्होंने एक ही नाम लिया, नाम है डगलस। इस ब्रिटिश डगलस नामक लेखक ने एक पुस्तक लिखी है, बुक ऑफ बॉम्बे। ये बुक ऑफ बॉम्बे जो है ये प्रदर्शित हुई तकरीबन 1700 के पहले 2 दशक में। अब 1710 या 1720 मुझे पता नहीं है, लेकिन और ये डगलस ने कहते हैं कि कम से कम 8 साल तक डगलस हरणे बंदर ही रहा था। ये अपने लिखान के तौर पे एज ए लेख, उसको जो लिखना था उसका संशोधन उसका 8 साल चला। तो आंग्रे के बारे में डगलस ने जो लिखा है ये अंतिम शब्द है। आप कोई भी पुस्तक उठा ले कान्होजी आंग्रे का, उसका रेफरेंस जो निकलेगा ये डगलस के बुक ऑफ बॉम्बे से ही निकलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा संशोधन इसी डगलस का है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1707 के बाद हमें सब आज पता है कि सारे विश्व का राजकीय वातावरण गर्म हो गया था। 17वें शतक का उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध आप जो थोड़ा सा आंखों के सामने लाके देखो, पूरे के पूरे चारों खंडों में इन यूरोपियन लोगों ने अत्याचार, मारकाट, लूट, सामुद्री डकैती में अपना परचम लहराया है। क्योंकि तब ये मारकाट, लूट, ये अत्याचार अपने चरम पे गए थे। हिंदुस्तान का व्यापार लगभग 15,000 साल से सारे विश्व में प्रमुख रूप से ये समुद्री मार्ग से ही चलता आ रहा था। मित्रों, आप अगर मेरे जितने भी एपिसोड है, शुरुआती के एपिसोड आप अगर आपने सुने होंगे तो आपने समझा होगा कि 610 में अरब और राजा दाहिर, सिंध प्रांत का, उनके बीच मनमुटाव क्यों हुआ था, खटास क्यों पैदा हुए थी। यही एक व्यापारी जहाज के लूटने से इनमें खटास पैदा हुई थी। अरबों का कहना था कि हमारा जहाज बलूचिस्तान के समुंदर में राजा दाहिर ने लूटा है। अब राजा दाहिर कहता है कि भाई साहब मुझे मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या है, लेकिन अरबों ने सारा का सारा आरोप जड़ दिया राजा दाहिर पे। तो इसीलिए पहला आक्रमण अरबों का राजा दाहिर पे हुआ। इसके पीछे की वजह थी व्यापारी जहाज को लूटना। अच्छा, यूरोपियन का इसमें संबंध नहीं लगता, क्योंकि एक भी रेफरेंस बुक में यूरोपियन का नाम इस झगड़े के बीच में आया नहीं। तो संभवतः 610 ईस्वी में जो कुछ इनमें झगड़ा हुआ राजा दाहिर और अरबों में, ये इन दोनों में ही हुआ। अब डायरेक्ट आते हैं 7वीं से 17वीं शताब्दी तक। भाई 17वीं शताब्दी में तो हमें ये मानना पड़ेगा कि व्यापार सिर्फ यूरोपियन लोगों के कब्जे में ही था, पूरे विश्व का। आज मित्रों, जाते जाते मैं थोड़ा सा इनके अर्थशास्त्र
आपको बताना चाहता हूँ। भाई साहब, अर्थशास्त्र आप अगर इनका जानोगे 18वीं और 16वीं शताब्दी का, हाँ, सर घूम जाता। इतनी बड़ी इकोनॉमी थी उनकी, सर घूम जाता। बस दो चार उदाहरण दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। ये समुद्र व्यापार जितने भी अपने भाई लोग थे सारे संसार के, हाँ, मैं यानी वो व्यापारी छोड़ो, मुगल तक सभी सूरत के जो व्यापारी थे ना, उनसे उधार लेते थे। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, सूरत का एक धनाढ्य साहूकार था अर्जुन नाथ त्रिवेदी। अब इस अर्जुन नाथ त्रिवेदी ने 32 लाख रुपए की नगद राशि अंग्रेजों को ब्याज पे दी थी। आप अंदाजा करो मित्रों, 32 लाख। मैंने 1850 में एक अंग्रेजी सोजिर उसको घोड़े के साथ मासिक राशि मिलती थी 22 रुपए, और इस साहूकार ने उस वक्त 1850 में अंग्रेजों को कर्ज दिया था 32 लाख रुपए। अच्छा, सिर्फ लिखा है, सिर्फ पैसा नहीं दिया, बेचने को, ब्याज पे बेचने को गहने दिए, मसालों जितने भी मसाले के पदार्थ थे वो दिए, रेशम दी, कपास दी, और अफीम तब चाइना को इन्होंने पूरा का पूरा नशेड़ी बना के छोड़ रखा था। वो अफीम का पैसा था। मैंने एक एपिसोड किया था, लेकिन बाद में मुझे समय नहीं मिला। अफीम का जो व्यापार है और अफीम कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि आज तक अफीम के इसमें पंजे में हम लोग आज भी फंसे हैं। तो आप जरा वो एपिसोड सुनो। मैं बताना चाहता था पूरी की पूरी डिटेल, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार हमारा तो पेशवाई का सीरीज चल रहा है, इसमें बीच में अफीम कहाँ से आ गई। कारण यही था। आपको क्या लगता है, ये गुजरात में वलसाड़ है, सूरत है, मुंबई तो पहले गुजरात में आती थी, ये इतना सारा पैसा इन शहरों में आया कहाँ से और कब? वो सब अफीम के आप एपिसोड सुनो, आप दंग रह जाओगे। विषय पे आते हैं। शिवाजी महाराज ने अब समझ लिया था कि नौसेना बांधना, उसको मजबूत करना कितना आवश्यक है भविष्य के लिए। तो वो अगर जहाज बांधना है तो पैसे भी तो चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने इसीलिए ये आवारा जंगली श्वान औरंग्या को सूरत में चोट मारी है। अब कहाँ मारी है ये सुन लो। 2 बार चोट मारी सूरत में। हमारे चच्चा ने तो लिख लिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि शिवाजी तो लुटेरा था। हाँ, सुनो, सिर्फ सूरत में, और वो भी सूरत के गिने चुने हवेलियों पर। सभी पुस्तकें, फ्रेंच लेखक है, उनकी पुस्तकों में पूरी डिटेल लिखी है, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे हमला किया था ना, उसके सामने फ्रेंच भी थे, फ्रेंच की वखार भी थी, उनका अड्डा भी था। फ्रेंचों ने तो जैसे महाराज को देखा हाथ ऊपर किया, महाराज ने जितने चाहे उतने पैसे दे दिए, बात खत्म। महाराज ने उनका बाल बाका नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन उनके सामने जो हवेली थी उन पे हमला किया। हमला करने के बाद जो भी कुछ मिला, उसके बाद अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमला आधा अधूरा छोड़ के महाराज वहाँ से निकल गए। महाराज ने कंसंट्रेट किया उन अफीम के व्यापारियों को। बहुत इंटरेस्टिंग है, सूरत की लूट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ चच्चा के लुटेरा, शिवाजी लुटेरा था, ये कहने से बात नहीं बनती। चच्चा को क्या मालूम था? उसको सिखाने वाला तो मोहम्मद हबीब था, जो कट्टर वामपंथी दरिंदा था। अब वामपंथी दरिंदा अगर आपका गुरु हो तो आपके विचार कैसे होंगे? मैंने बताया जैसे शाहू महाराज को इन्होंने लिब्रांडू बना दिया था इस्लामी अपने शिक्षा से,
वही आल मोहम्मद हबीब ने शायद जवाहरलाल नेहरू का किया, पता नहीं, चलो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सूरत में मित्रों जिन हवेलियों पे उन्होंने हल्ला किया ना, उन हवेलियों पे वहाँ पे एक भोरा नामक व्यापारी था। अब कहते हैं भोरा वहाँ से तब तक भाग गया था क्योंकि उसको मालूम था मराठा तो लूटने आए अफीम व्यापारियों को। और ये भोरा आप जान लो उस वक्त का एलॉन मस्क था, इतना धनाढ्य कुबेर था वो ये भोरा, जो फिर गांव में पकड़ लिया गया, उससे फिर राशि ली गई, तब उसको छोड़ा गया। और एक व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल। हाँ, ना 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 ना, ये अपना पंक्चर वाला अब्दुल ये नहीं था, ये बोहरी था। प्योर व्यापारी लोग, और बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं बोहरी लोग, ये वो था। ये हमारा पंक्चर वाला अब्दुल जो होता है वैसा नहीं था। अब ये अब्दुल्ला मर गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके अकाउंट्स की डिटेल निकाली फिर, क्योंकि व्यापारी था तो व्यापार तो चल ही रहा था सबके साथ। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाया कि भाई अब्दुल्ला ने अकाउंट सेटल नहीं किया है। अब सेटल नहीं किया है तो और खंगाल के निकालना पड़ा, तो कंपनी ने फिर निकाल के, कंपनी हक्का बक्का रह गई जब कंपनी को पता चला कि भाई इस अब्दुल्ला ने 1 करोड़ रुपए हमें दिए नहीं है, बकाया वहाँ पे दिख रहा था। कंपनी ने 2 हफ्ते बाद फिर निगोशिएशन करके आहिस्ता आहिस्ता उस अब्दुल्ला से पैसे वसूल किए हैं। अंदाज़ा करो, 1 करोड़ रुपए का बकाया, उस अब्दुल्ला का व्यापार कैसा होगा। वैसे बता दूं 1675 के दशक में यहाँ हमारे कोकण के किनारे में छोटे मोटे सभी, यहाँ से केरल तक, ये सब समुद्री ये डाकू यहाँ घूम रहे थे। क्योंकि 1675 में एक अंग्रेज गोरा था डगलस, ये डगलस ने लिखा है कि ये मुंबई से सटे कोकण में ये समुद्री डाकू हमें बड़े परेशान करते हैं। झूठ बोला था, क्योंकि समुद्री जहाज लूटने वाले विश्व के सबसे बड़े लुटेरू तो वो खुद अंग्रेज थे। किट्स, एवरी और ग्रीन, ये 3 नाम मैं लेता हूं। अब इन तीनों जैसे शातिर, क्रूर और डकैत पूरे दुनिया में आज भी प्रसिद्ध है। फिर से नाम बताऊंगा, किट्स, एवरी और ग्रीन। आप गूगल पे डालिए और उसकी रेफरेंस बुक निकालिए उस वक्त की, तो आपको पूरा का पूरी उनकी हिस्ट्री पता चलेगी कि ये कितने शातिर और नालायक बदमाश थे। भाई आप ये सोच लो कि सूरत के नज़दीक औरंगिया के जहाज़ों को जो मक्का से आ रहा था, 44 लाख रुपए की चपत इन अंग्रेजों ने मारी है। आप मेरा वो औरंगिया का एपिसोड पूरा सुनो, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी है कि कैसे सूरत के पास अंग्रेजों ने 44 लाख रुपए की चपत औरंगिया को मारू। हम तो कहते हैं कि भाई सबसे क्रूर तो औरंगिया था, अत्याचारी था। अब उसको भी चपत लगाने वाले अंग्रेजों को आप क्या बोलेंगे। विश्व के सबसे बड़े डकैत अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनिश, सारे यूरोपियन। वंदे मातरम।